नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज की बहस का मुद्दा है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की मुख्यतः राजभर जाति के वोटों के लिए, राजभर जाति को यूनाइट करने के लिए काम करते हैं। उनकी पार्टी का पूर्वांचल में अच्छा खासा दखल है। 2017 में वे भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली थी और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली थी। 2022 का जब चुनाव हुआ, 2022 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के साथ चली गई। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में अच्छा खासा लाभ मिला, लेकिन चुनाव होने के ठीक बाद सुभाषपा का समाजवादी पार्टी के साथ में ब्रेकअप हो गया। ये गठबंधन टूट गया। तमाम सारी बातें थी, मतभेद हुए, मनभेद हुए, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। बहरहाल अब एक बार फिर से सरगर्मी तेज है। 2024 के चुनाव आने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी पूर्वांचल में सुहेलदेव समाजवादी पार्टी की जरूरत है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसका पूरा नाम है, सुभाषपा इसको बोलते हैं। लेकिन अभी हाल ही में 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस गए, तो बनारस के सर्किट हाउस में ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद में इस बात को और तेजी मिली, हवा मिली कि सुभाषपा और भाजपा का गठबंधन हो सकता है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जी ने भी और अरुण राजभर जी दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं। दोनों ने ये कहा कि ये सिर्फ सौजन्य मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात थी, इसका गठबंधन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन राजनीति में जो कहा जाता है जरूरी नहीं कि वो उस समय हो, उसके परिणाम थोड़े दिन बाद देखने को मिलते हैं। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव का चुनावी साल शुरू हो चुका है। मोदी सरकार ने अपने 9 साल पूरे किए और सभी पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद सभी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जनता के बीच जाकर भी इन उपलब्धियों को गिनाया गया। 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा एक बार फिर चुनावी रण को भेदना चाहती है, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करना। और कई राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को कहते भी हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय किया जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में बड़ी जीत दर्ज की, जिसके बाद भाजपा ने केंद्र में 2 बार सरकार स्थापित की। अब एक बार फिर चुनाव नजदीक है। वैसे में फिर से राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। हाल ही में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी हुई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता उस शादी में शरीक हुए। इस बात की भी चर्चा है कि वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ओम प्रकाश राजभर से बैठकर बातचीत की और आने वाले चुनाव में गठबंधन को लेकर भी बातचीत हुई है। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। नतीजा ये था कि 15 सीटों पर इस गठबंधन ने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी अब इन सीटों पर भी जीत दर्ज करना चाहती है और बताया जाता है कि एक आंतरिक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में जानकारी हुई है कि राष्ट्रीय लोकदल से ज्यादा सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में फायदा पहुंचा सकती है। करीब 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर सुभाषपा को साथ लेती है तो वहां पर बड़ी जीत दर्ज की जा सकती है। रेड जोन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, संभल, रामपुर, नगीना, बिजनौर के अलावा बदायूं, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी सीटें शामिल हैं। वहीं पूर्वी यूपी की आजमगढ़, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती और अम्बेडकर नगर जैसी सीटें शामिल बताई जा रही हैं, जहाँ पर सुभाषपा का एक बड़ा वोट बैंक है। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्वांचल की करीब 6 से 7 ऐसी सीटें होंगी जहां पर भाजपा के लिए सुभाषपा किंग मेकर की भूमिका में फायदा पहुंचा सकती है। अब देखना होगा कि इस गठबंधन की नींव आखिर कब पड़ती है और 2024 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कब एक मंच पर नजर आते हैं। देखिए, बीजेपी का जो पथ है
वो राष्ट्रवाद का पथ है, खुशहाली का पथ है, समृद्धि का पथ है, विकास का पथ है। और अगर कोई पार्टी विकास के पथ पर चलना चाहता है और आग्रह करता है तो निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व तो उस पर विचार करेगा और अपना निर्णय लेगा। ये सर्किट हाउस के एसी कमरों में बैठकें करने वाले ओपी राजभर जी, जाति जनगणना का विरोध करने वाले ओपी राजभर जी, पिछड़ों के आरक्षण को खाने वालों का समर्थन करने वाले ओपी राजभर जी, आज वो पिछड़े और दलितों पे प्रवचन दे रहे हैं। ओपी राजभर जी को आज जनता अस्वीकार कर चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर जी जैसे जितने भी चेहरे हैं उन सबको जनता बेनकाब करने का काम करेगी। 32 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 50,000 से लगाकर 1.5 लाख तक की वोट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मिलता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर यहाँ तक पहुँचने का कार्य किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार दिन रात कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का काम करते हैं, लगातार उनकी समस्याओं को सुनने का काम करते हैं, सड़क से लगाकर सदन तक उनकी बात को उठाने का काम करते हैं। उनके छोटे छोटे मुद्दे भी वो सड़क पे और सदन पे उठाने का काम करते हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे ये महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। वो किसी भी मुद्दे को लेकर जहां पर भी उनको बोलना होता है वो बोलने का काम करते हैं और जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 2017 की सरकार में बीजेपी में गठबंधन किए थे। बीजेपी की गठबंधन करने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल की धरती पर मिलाकर 325 सीट जिताने का काम किया था और 325 सीटों को जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। सरकार बनने के साथ साथ हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भी 4 विधायक थे। उन 4 विधायकों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री थे। मंत्री होने के नाते भी जिस विभाग के वो मंत्री थे उस विभाग के अंदर हमारी एक मांग थी न्याय समिति की रिपोर्ट जो कि पिछड़ा विभाग से लागू होती है। उस पिछड़ा विभाग के मंत्री होने के नाते उन्होंने पिछड़े विभाग का सर्वे कराया। पिछड़े विभाग का सर्वे कराने के बाद जब सर्वे भी आ गया, उसके बाद जब न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हुई तो न्याय समिति की रिपोर्ट ना लागू होने के बाद सरकार से कहा कि भाई हमारी आपकी बात हुई थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का काम करेंगे। हमारे साथ आज के इस विषय पर बहस में शामिल होंगे घनश्याम सिंह लोधी, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, दीपक रंजन प्रदेश प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अरुण राजभर महासचिव हैं सुभाषपा के और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता भी हैं। इसके अलावा टीएन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। बातचीत की शुरुआत आज जाहिर है अरुण राजभर जी से ही हम करते हैं। अरुण जी, आपसे कई बार बातचीत हुई, आपने लगातार इस बात को अभी स्वीकार नहीं किया, नकारा ही है कि अभी किसी तरह की गठबंधन नहीं हुआ है। हाँ, योगी जी से मुलाकात जरूर हुई है ओम प्रकाश जी की। वस्तु स्थिति क्या है? क्या भविष्य में कोई संभावनाएं हैं या कोई गठजोड़ की बात चल रही है? क्या हो सकता है, क्या नहीं, और क्या कहीं आप समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं जा रहे हैं? ये सब तमाम सारे प्रश्न हैं और उसके जवाब जाहिर है आप ही दे सकते हैं। अरुण जी। और हमने तो हमेशा इस बात को क्लियर करके रखने का प्रयास किया है कि जिन मतदाताओं के बीच में हम काम करते हैं उन मतदाताओं के बीच में हम सुख दुख में खड़े रहते हैं और हम उनको जोड़ करके रखते हैं। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनको और मजबूत करने के लिए हम हमेशा से प्रयास करते हैं। रही बात कि गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, किसके साथ होगा, किस समय होगा, ये परिस्थितियों के आधार पर समय के साथ होगा। लेकिन अभी उसको जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि वहां माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है। खबरों, टीवी, अखबार सब जगह चलने लगा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, बात हुई, घंटों मुलाकात हुई। कहीं न कहीं यह एक सूत्रों के हवाले से खबर चला करके इसको हवा देने का प्रयास किया गया था। जबकि सच्चाई यह थी कि 7:30 बजे तकरीबन माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था सर्किट हाउस पे और 10 मिनट पहले माननीय प्रकाश राजभर जी का आगमन हुआ था। अब दोनों एक ही साथ एक कमरे में अलग से उतरे, दूसरे कमरे में उतरे, लेकिन अंदर क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, इससे मुलाकात हुई थी, ये हुई कि नहीं हुई, यह न तो हम जानते हैं, न आप जानते हैं और न ही बाहर रहने वाले कोई जानता है। जबकि सच यह है कि वहां किसी से कोई मुलाकात ही नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं से हमारे नेता की मुलाकात हुई, ये सच है। लेकिन हमारे कार्यक्रम भदोही के थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम बनारस के थे, तो उसी में लोगों ने कयासबाजी लगा दिया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई तो गठबंधन हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बात इस तरह से नहीं हुई। गठबंधन कब होगा, किस समय होगा, ये तो माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी या उच्च स्तरीय राजनीतिक नेता है वो तय करेंगे। निचले स्तर के माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति ऊपर जाकर बताएंगे तो वो नीचे तय करेंगे कि करना है नहीं करना, वो तो विषय अलग।
लेकिन जो वर्तमान की विषय है उस विषय में स्वयं भारतीय समाज जी पार्टी, देखा होगा आपने कि हमने सावधान यात्रा चलाया, हमने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सावधान यात्रा चलाया। 75 जिलों में हमने समाज जी जोड़ने की जी कोशिश की, हर वर्ग हमारे साथ और बड़ी सावधान यात्रा लोगों ने हमारे साथ जी समर्थन किया। जी उसके बाद हमने महिला हक अधिकार महारैली, आधी आबादी के वर्ग को हमने जोड़ने का प्रयास किया। हमने 8 मंडलों में महारैली किया, जिसमें 50,000 जिले के 1 लाख महिलाओं को जुटा करके हमने उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि 8,000 गाँव में हमने जन चौपाल कार्यक्रम किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर गाँव-गाँव जन चौपाल ठीक किया है। और 32 लोकसभा सीटों पर, अंतिम बात कह रहा हूँ, 32 लोकसभा ठीक सीटों है, पर ठीक हमने है। प्रभारी नियुक्त कर दिया, कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया। बूथ स्तर तक हमने संगठन को बेहतर मजबूत करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हमेशा से काम शुरू कर दिया गया। ग्राउंड लेवल पर हमने काम शुरू कर दिया। अब इस स्थिति में जब काम हो रहा है, जब गांव में काम हो रहा है, तो लखनऊ दिल्ली हवा जा रही है और दिल्ली में बैठा हुआ नेता जब जमीन पर सर्वेक्षण करा रहा है, जब उनके आंतरिक सर्वे हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत वहां दिख जा रही है। हाँ, रही सवाल 2017 में हम बीजेपी के साथ थे। आप देखिए, गाजीपुर हो, मऊ हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, अम्बेडकर नगर हो, बस्ती हो, एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीती। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वहीं 2022 में भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर की जी, 7 जी। सीट क्यों हार गई, बलिया की सीट क्यों हार गई, मऊ की सीट क्यों हार गई, आजमगढ़ की सीट क्यों हार गई, अम्बेडकर नगर क्यों हार गई, बस्ती क्यों हार गई? तो कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो वोट ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में हुआ था, वो वोट ट्रांसफर सपा के साथ 2022 में हो गया। इसी बात का टीस समाजवादी पार्टी को है, यही बात की चिंता भारतीय सभी दलों को है कि ये वोट हमारे पाले में कैसे आएगा। अब 32 लोकसभा सीटों पर 50,000 से लेकर के 2.5 लाख वोट अकेले राजभर का है। उसके साथ जो 38% आबादी अति पिछड़ों की है, उसको भी मैंने जोड़ा है। कुछ न कुछ हमको उसमें से मिल रहा है। तो यह आबादी जब हमारे साथ खड़ा हुआ है, उनके अधिकार की लड़ाई हमने मजबूती से सदन के पटल पर रखने का काम किया, तो जनता के बीच में आवाज जा रही है कि हमारे हक की आवाज ठीक है राजबल जी, ठीक है, ठीक है। हम आपके पास दोबारा आते हैं। दीपक जी, समाजवादी पार्टी सुभाषपा के साथ चुनाव लड़ी, आखिर ऐसी कौन सी वजह हुई, ऐसी कौन सी बात हुई कि समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का गठबंधन चुनाव के ठीक बाद टूट गया? क्या समाजवादी पार्टी अपने साथियों को साथ लेकर चल पाने में सफल नहीं हो पाई, या फिर कुछ ऐसी मांगे थी, राजनीतिक मांगे, जिन्हें समाजवादी पार्टी पूरा नहीं कर सकती थी? क्या वजह रही दीपक जी? पार्टी है, ये स्वतंत्र है और ओम प्रकाश राजभर जी आदर, लेकिन इस टाइम लड़ाई जो है वो फिरका परस्त ताकतों से लड़ने की है, लड़ाई संविधान को बचाने की है, लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, लड़ाई महंगाई पर काबू करने की है। और रहा सवाल गठबंधन धर्म का, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी ने निरंतर सबके साथ गठबंधन धर्म निभाने का काम किया है। और अभी जैसा हमारे भाई अरुण राजभर जी ने कहा, ये सुभाषपा के बड़े जिम्मेदार पत्ते हैं। उन्होंने एकदम सीधे सीधे खंडन किया कि न तो इनकी कहीं मुलाकात हुई, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से खबरें निकल करके आ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि सुभाषपा भी इन फिरका परस्त ताकतों को हटाने के लिए विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम करेगी और निश्चित रूप से सब लोग जो है आगे बढ़ेंगे और केंद्र में बैठी फिरका परस्त ताकत को सब उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, नहीं, ठीक है दीपक जी, हम ये मान भी लेते हैं कि चलिए मुलाकात हुई, मुलाकात में कोई राजनीतिक बातें नहीं हुई, लेकिन धुआं तो उठ रहा है। और सुभाषपा का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन फिलहाल नहीं है। आप चुनाव साथ लड़े थे, ये बात सही है, लेकिन आज दोनों अलग अलग रास्ते पर हैं, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। तो अब ये महत्वपूर्ण है, क्या समाजवादी पार्टी और सुभाषपा फिर पास आ सकते हैं? चलिए मान लेते हैं भाजपा के साथ नहीं जा रहे। दीपक जी, आपकी आवाज आ रही थी। दीपक जी, मेरा सवाल ये है कि हम ये मान लेते हैं कि योगी जी और ओम प्रकाश राजभर जी की जो बनारस में मुलाकात हुई थी, वो एक औपचारिक मुलाकात थी, जैसा कि अरुण जी ने बताया। इसमें गठबंधन को लेकर बातें हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये स्वयं अरुण जी को भी नहीं पता, और बाहर जो खबरें आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से हम मानते हैं। इन खबरों को हम मान लेते हैं कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की कोई संभावना है? देखिए, केंद्र में बैठी फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए जो हमारे साथ आना चाहेगा उसको स्वागत, जो हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहेगा सहस्त्र स्वागत करेगी।
और मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई विचारों की लड़ाई, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की, लड़ाई संविधान को बचाने की, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है, लड़ाई जातीय जनगणना कराने की। आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय जनगणना, तो भाजपा भी यही मांग करती है जातीय जनगणना, और समाजवादी पार्टी भी जातीय जनगणना की बात करती है। और सामाजिक न्याय की बात जो समाजवादी पार्टी को करनी चाहिए, सड़क से लेकर के सड़क तक जातीय जनगणना और न्याय की बात समाजवादी पार्टी सब में देखा होगा। ठीक है, ठीक है। दीपक जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मुझे लगता है आप कहीं सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर आप मेरा आग्रह है कि आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लेंगे तो आपकी आवाज साफ आएगी और आपका जो चित्र है टीवी स्क्रीन पे वो भी अच्छा दिखाई देगा। बहरहाल घनश्याम सिंह लोधी जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। गठबंधन को लेकर के इस समय जो राजनीति चल रही है उसमें क्या आपको संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं? क्या कोई ऐसा आंतरिक सर्वे हुआ है जिसकी बातें की जा रही है जिसमें यह कहा गया है कि आरएलडी से ज्यादा सुभाषपा महत्वपूर्ण है? लोधी जी, देखिए, माननीय राजभर जी को लेकर जो चर्चा चल रही है, मैं समझता हूँ माननीय राजभर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते हैं तो व्यक्तिगत मामला। माननीय योगी जी से वो मिले हैं तो कोई कारण रहा होगा, उनका व्यक्तिगत कोई कारण होगा। मिलना माननीय योगी जी से तो हर आदमी मिलता रहता है क्योंकि विधायक हैं वो, और विधायक का मिलना स्वाभाविक है कि माननीय योगी जी से मिलते रहते हैं। अब उस पर चर्चा चल रही है कल तक कि वो क्यों मिले, तो मैं समझता हूँ हमारी पार्टी चुनाव के लिए कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है, और 80 की 80 सीटों पर हमारा लक्ष्य जीते, क्योंकि हमारे जो नेता हैं उन्होंने लक्ष्य बना रखा है कि 80 की 80 सीटें हम यूपी की जीत कर माननीय मोदी जी को भेजेंगे यहाँ तक, और उन पर हमारा कार्यकर्ता हमारे नेता सब काम करते। जी लोधी जी, एक सवाल और भी है। जैसा अभी दीपक रंजन जी कह रहे थे कि फिरका परस्त ताकतों से लड़ना है और उसके लिए चाहे राजभर जी साथ आए या अन्य दल साथ आए, तो ये जो आप पर आरोप लगता रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि आप एक सांप्रदायिक पार्टी हैं, एक सांप्रदायिक दल हैं, फिरका परस्त आपको बोला जाता है, इस तरह की चीज़ें आप थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी हैं। मुझे लगता है चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इसलिए भी ये बातें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं घनश्याम जी? जो विपक्ष हम पर आरोप लगाता है तो विपक्ष के पास अपनी जमीन तो रही नहीं, क्योंकि जो जमीन उन्होंने तैयार की राजनीति की वो चक चुकी है उनसे। वो सोचते हम अपने आप को कैसे, और इसी को लेकर मेरे ख्याल से होने जा रही है 22-23 तारीख, क्योंकि सारे पूरे देश के लोग आज मोदी जी को हटाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जो सब लोग इकट्ठे अगर माने सारे दल हो भी जाएंगे, मोदी के दलों से नहीं हटते जब तक भारत की जनता नहीं चाहेगी, भारतवासी नहीं चाहेंगे, भारत के वोटर नहीं चाहेंगे, जब तक मोदी जी नहीं हटेंगे। और भारत की जनता माननीय मोदी जी के साथ खड़ी है। भारत की जनता ने माननीय मोदी जी को अपना नेता मान लिया है, और 2 बार पहले भी यहाँ से प्रधानमंत्री बनाया, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है। टीएन मिश्रा जी, आप लंबे समय से पत्रकार हैं, तमाम राजनीतिक दलों को आपने कवर किया है, इस समय भी आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा पत्रकारिता की दृष्टि से दखल रखते हैं। ये जो इस समय चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि जिस भी टीवी चैनल पर खबर आई है वो सूत्रों के हवाले से आई है, उसमें कहीं भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन एक कहावत है और वो बड़ी पुरानी कहावत है कि बिना कहीं आग के या चिंगारी के धुआं नहीं उठता। तो धुआं तो उठ रहा है टीएन मिश्रा जी, क्या सच्चाई है? क्या रिपोर्ट है आपके पास? क्या कोई ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई हैं किन्हीं नेताओं से? कहीं कुछ हवा है? सुभाषपा का जो है ओम प्रकाश राजभर जी का लगातार मुखर होकर और हर बात पर जो है लोगों से बयानबाजी भी करते रहते हैं। दूसरा, उनका मिलना जुलना लोगों से लगा रहता है। तो उनका एक बार मिलना और इसमें उनकी महत्व इसलिए बढ़ गया है तो उनकी सीटें जो आकलन जो भाजपा ने सर्वे कराया उसमें 34 सीटों पर लगा कि हाँ सुभाषपा का जो अस्तित्व ज्यादा है, तो इसको लेकर के भी थोड़ा जो है महत्व उनका बढ़ गया। अब वो भाजपा किसी नेता से अगर मिलते हैं तो तुरंत बात उठने लगे कहीं भाजपा जाने तैयार नहीं है, जबकि पिछली बार सपा गठबंधन था और सपा से अच्छा खासा उन्होंने जो है वो फायदा भाजपा को नुकसान हुआ उसकी वजह से।
तो भाजपा वाले भी सोच रहे हैं कि अगर 80 से 80 सीटें जीतने हमने टारगेट रखा है तो कहीं न कहीं ऐसे नेताओं को लेकर चलना पड़ेगा जिनके पास ज्यादा मत हैं, वो हमारे साथ अगर मत कट जाएंगे तो उनका टारगेट जो है फेल हो जाएगा। जो 80 सीटों को भाजपा दावा कर रही है उसके पीछे ऐसे ही नेताओं को जरूरत है कि जिनके पास ज्यादा मतों की संख्या, जिनके वोटर्स ज्यादा हैं, वो इधर आए और भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। तो इसके साथ सबसे बड़ी पश्चिम उत्तर प्रदेश और जब पूर्वांचल, अगर दोनों भाजपा साथ लेती है तो उसकी जीत सुनिश्चित होगी और जो लोकसभा टारगेट उसने बना रखा बन पाएगा। तो ऐसे मामलों में राजभर का साथ उसके लिए मुफीद होगा, लेकिन अब जो अगर राजभर भाजपा में जाते हैं तो सपा का भी नुकसान संभव है। अब इससे सपा और भाजपा दोनों लगे हुए हैं कि राजभर किसकी तरफ मुड़ते हैं, लेकिन सर उनकी बात अभी समय जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। जब तक खुद नहीं कहेंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा। तो सुगीफो छोड़ा करते हैं और उनके सुगीफे चलते रहते हैं। जी सर। नहीं, बिल्कुल। टीएन मिश्रा जी, एक बात और भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव का एक खाका तैयार करती है, केमिस्ट्री तैयार करती है, उसमें पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है लोकसभा की दृष्टि से, क्योंकि पूर्वांचल के तमाम ऐसे जिले हैं, तमाम ऐसी लोकसभा सीटें हैं, कम से कम 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर राजभर वोटों का सीधा प्रभाव है। लेकिन वहीं अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र मथुरा सीट है जिसमें लोकसभा में जाट डिसाइडर है। विधानसभा में तो कई सीटें हैं जहां जाट वोटर डिसाइडर हैं, लेकिन लोकसभा में मथुरा केवल एकमात्र ऐसी सीट है जहां जाट डिसाइड करते हैं कि कौन सांसद होगा। इसलिए आरएलडी से ज्यादा ओम प्रकाश राजभर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और इस पार्टी के साथ, सुभाषपा के साथ जिनका भी गठबंधन होगा, जाहिर है पूर्वांचल के तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर उसका असर पड़ेगा। टीएन इधर पूर्वांचल को योगी जी भी ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं और पश्चिम, जहां तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है तो आपने सही कही, एक सीट अगर उनकी जो है पकड़ है तो उस पर क्यों उतना तवज्जो देंगे। लेकिन पूर्वांचल को लेकर के सबसे ज्यादा जो है संवेदनशील भाजपा है कि पिछली बार जो नुकसान उसका हुआ है तो इस बार वो नुकसान नहीं होना चाहती। उनके सर्वे में ये बात भी है कि जिन सीटों में नुकसान हुआ सबसे पहले उनको भी देखना है कि कहाँ फायदे में आ सकते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी को रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके लिए कैसे तोड़ करना पड़े या किसको शामिल करना पड़े, तो अगर पार्टी मुफीद होगी तो वो अपनी उनको लालच भी दे सकती है और उनको भी देखेगी कि राजभर कितना उसके लिए फायदेमंद है। भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है सब बिना किसी फायदे और तो दे करके न ले उनको। अगर उसको पूरा फायदा दिखेगा तभी राजभर को पास साथ लेगी और उनको साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है उनके मन मुताबिक सीटें उनको दे पाती नहीं दे पाती है। असली चीज ये है कि जिन सीटों पे उनका अपना बाहुल्य है तो वो स्वाभाविक वहां कहेंगे हमें सीटें दी गए हो, तो उतनी सीटें भाजपा दे पाती है नहीं दे पाती है, ये अलग बात कर। ठीक है। अरुण राजभर जी, अभी चलिए हम ये मानते हैं कि आपकी बात सही है कि अभी गठबंधन जैसी कोई बातचीत अभी है नहीं, लेकिन जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जी विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुखर हैं, अभी जो हमने स्टोरी देखी थी उसमें भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी का कोई भरोसा नहीं है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो पिछड़ों का आरक्षण खाने वालों के साथ में है, पिछड़ों के जो हित है उनके खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ भी क्या आपका गठबंधन संभव है? अरुण जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मुझे उनके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब ये लोग पिछड़े और दलित आदिवासी की बात करते हैं, उनकी हकों अधिकारों की बात करते हैं, उनके हितों की रक्षा की बात करते हैं, तो उनको अपने कार्यकाल को भी याद करना चाहिए और अपने कार्यकाल को रिवाइज करना चाहिए कि जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई थी संविधान में, तो फिर आपको 4 बार सरकार में मौका दिया, आपने एक भी राजभर को उत्तर प्रदेश के किसी थाने पर दरोगा बनने का मौका नहीं दिया। और अगर किसी तरीके से कोई एसआई अगर पोस्ट भी हो गया तो उसको लाइन हाजिर करके उसको पुलिस लाइन में खड़ा करके आपने उसको चौकी तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन वहीं ये देखा गया था कि उसकी सरकार थी तो एक जाति के हर थाने पर यादव यादव यादव, लेकिन अन्य जातियों को बहुत सारे अति पिछड़े थे, वोट तो सबने दिया लेकिन उनको नजर नहीं आया। लेकिन हम उसको दिखाने के लिए हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहते थे, लागू हो जाएगा तो जो अति पिछड़े 39% है जिनको बाबा साहब की संविधान ने बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए उनको संविधान की प्रस्तावना में दिया है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने लड़ाई शुरू की, लेकिन साथ नहीं दिया इन्होंने और बात नहीं कर रहे हैं। जाति जनगणना कराती होते अगर 4 बार सरकार में, आज हमको ये बात करने का मौका नहीं मिलता या किसी दल को ये मौका नहीं मिलता कि नहीं आपने तो ये कर दिया हो
किया है, आज हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल इस बात की है जी कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सच है कि 2022 में हम सपा के साथ गए तो 47 से 111 गए, और 2017 में हम बीजेपी के साथ थे तो 325 गए, और हटे हैं तो देख लीजिए कहाँ पहुंच गए। ये सच है। आंकड़ों से चुनाव होते हैं, ये प्रैक्टिकल चुनाव होते हैं, कागज पर लिख करके रणनीति बनाकर चुनाव नहीं होती, ये केवल थ्योरी चलता है। समाजवादी पार्टी अन्य दलों में देख रहा हूँ, कुछ बिल्कुल नेता ऐसे हैं जो थ्योरी की बात करते हैं, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि आप चलिए किसी भी गांव में जाइए, किसी भी मोहल्ले में जाइए, हम एक जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम समाज के हर वर्ग की राजनीति करते हैं, और समाज का हर वर्ग हमसे जुड़ा हुआ है, और हमने अभियान चलाते हैं। नहीं हम कमरे में बैठ कर, मैंने तो सिर्फ एक बात कहा था कि आजमगढ़ के चुनाव हो रहे थे, और मैंने श्री अखिलेश यादव जी से यही बात कहा था कि आपको लखनऊ छोड़ करके आजमगढ़ आना चाहिए, आपके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप भाई के बीच में अगर आकर चुनाव मैदान में आते तो 8,000 का फासला नहीं होता, चुनाव जीत के मैदान में होते। लेकिन हार का समीक्षा हुआ तो जिनके ऊपर भरोसा था, क्या उन भरोसे करने वालों पर कार्रवाई हुई? नहीं किया। और उल्टा क्या कार्रवाई हुई? हम कह दिए कि आपको आजमगढ़ आना चाहिए तो हमको चिट्ठी जमा दिया गया स्वतंत्र होने की, हमको तलाक दे दिया गया, हमने कबूल कर लिया। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। राजनीति में अगर हम सही चीज की जानकारी, थोड़ा सा झुकाव हो जाएगा तो हम कामयाबी के रास्ते में जाएंगे। अब आप नहीं चाह रहे हैं उस तरह करना, तो भाई स्वतंत्र है, आप अपने तरीके से राजनीति जी कर रहे हैं, हम अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। सवाल रही है जब पिछड़े दलित आदिवासी की, तो ठीक है राष्ट्रपति के चुनाव में हम ठीक आदिवासी है का समर्थन। ठीक है। हम दीपक जी से आपने जो सवाल उठाया उसका दीपक जी से जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, अरुण राजभर जी का सीधा सीधा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने अपने, जब 4 बार उन्हें शासन करने का मौका मिला तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। पिछड़ों को आरक्षण वाले मामलों पे समाजवादी पार्टी ही पीछे हटी, और भी तमाम सारी वो बातें कह रहे हैं, आजमगढ़ चुनाव की बात वो दोहरा रहे हैं, कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना होगा। दीपक जी। अरुण भाई मेरे बड़े अभिन्न मित्र और भाई हैं। मैं इनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो इनको उत्तर प्रदेश की में से 4 सीटें थी, और जब 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ आए तो इनकी सीट 4 से बढ़कर के 6 हो गई। आज जिनके करीब ये दिख रहे हैं, हालांकि ये उसका खंडन कर रहे हैं, इन्होंने उनसे सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना की बात की। आज प्रदेश से लेकर के केंद्र में इनकी सरकार है, कौन इनको रोक रहा है जातीय जनगणना कराने से और सामाजिक न्याय को सार्वजनिक करने से? देखिए आज लड़ाई जो है, जैसा हमारे माननीय सांसद जो बैठे हैं, देश के सर्वोच्च सदन में बैठे हुए हैं, आज जनता स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की बात कर रही है। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की दिशा में उन्होंने क्या काम करने का काम किया? 9 साल में केंद्र में बैठे हुए हमें कोई एक चीज बता दे जो इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की दिशा में उन्होंने काम किया हो। और बल्कि मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार अगर मैं इनका गिनाने लग, आपका वास्तविक सामाजिक जहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जिस IPS को उन्होंने पोस्ट किया, उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से उसने स्कूल के प्रबंधक से 20 लाख रुपए के उसने घूस मांगने का काम किया। पूरी दुनिया देख रही, जहाँ से प्रधानमंत्री जी, जहाँ से सांसद हैं, उनके नाक के नीचे जो एक IPS जो घूस देने का काम कर रहा है। ये वीडियो आपने नहीं, दुनिया ने देखा है। तो बताइए, ये सरकार तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। और रहा सवाल अरुण राजभर जी का, दीपक राजभर जी हमारे मित्र, और आज की रैली, ठीक है। दीपक जी, एक सवाल और है आपसे कि ठीक है दीपक जी, एक सवाल मेरा और भी है। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के पास इस समय एजेंडा क्या है। दूसरी बात, अगर हम तमाम सारे चुनाव की समीक्षा करने बैठें तो इस समय ये लगता है कि जो बैकवर्ड क्लास है, जो एक जमाने में समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक हुआ करता था, तो बैकवर्ड क्लास इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है पूरी तरीके से। फॉरवर्ड क्लास पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस समय समाजवादी की पार्टी के पास अगर बैकवर्ड में है तो सिर्फ यादव हैं और दूसरे मुस्लिम समुदाय के वोट हैं। बैकवर्ड क्लास को जोड़ने के लिए क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कोई कार्य योजना तैयार की है? क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी ने, इसमें कोई दो मत नहीं है। छोटे छोटे दलों को साथ लिया था लेकिन उसका उतना लाभ नहीं मिला, और चुनाव होते ही एक महत्वपूर्ण दल आपसे अलग हो गया, सुभाषपा। तो इन परिस्थितियों में आप लोकसभा चुनाव में कैसे जाएंगे? दीपक जी, पिछड़ों का वोट तो ले लिया, लेकिन उनके लिए क्या काम करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने?
आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पिछड़े अति पिछड़ों का आरक्षण भी समाप्त करना चाह रही है और जनता जो है वो विकास को तरजीह दे रही। और हम जिस तरीके से हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं और किसी जाति किसी धर्म का हो, समाजवादी पार्टी ने सदैव सबका सम्मान किया हो, चाहे वो पिछड़ा अति पिछड़ा, चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, समाजवादी पार्टी ने सबको सम्मान देने का काम किया। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के द्वारा किए विकास कामों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व लोगों के बीच में जा रहा है और हम 80 की 80 लोकसभा सीटों में जाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और प्रशिक्षण शिविर में हम लोग बूथ कमेटी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी 365 दिनों में संगठन को धार देने में लगी रहती है। और मैं बड़े अदब सम्मान के साथ अपने मित्र अरुण राजभर जी से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने गिना दिया कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ, तो अभी नगर निकाय के चुनाव में तो भाजपा कह रही लड़ी, तो इनका क्या पहुंचा, कितनी सीटें जीतने का काम किया सुभाष उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें जीत पाई उत्तर प्रदेश में सुभाष? कोई ऐसा जिला, कोई ऐसी। अरुण जी जवाब दीजिए। अरुण जी ठीक है, अरुण जी को जवाब देने दीजिए। अरुण जी, हमारे 3 चेयरमैन बने और 75 पार्षद बने और हमारे 12 ऐसे चेयरमैन हार गए जो टाई से चुनाव हो गए। आपको आंकड़े नहीं पता है, आप वही आंकड़ा उठाकर देखेंगे कि मऊ जिले की 3 नगर पंचायत है जिसमें मैं 2 नगर पंचायत में टाई से चुनाव हार गया। 12 वोट से, 51 वोट से, 100 वोट आप जीते अरुण भाई, आप जीते कौन सा? हाँ मैं बता रहा हूँ, आप बलिया में उठाकर देखेंगे, आप आजमगढ़ में उठाकर देखेंगे, अभी देखिएगा कौन सा नगर पंचायत। चलिए कर उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो आपसे ही कहना चाह रहा था कि अगर आपको लगता है कि हम दोनों लोग मिल करके इन, अब हमसे अगर आपको लगता है कि आप मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते हैं तो आपको गुरेज क्या है? और रहा सवाल आदिवासी महिला के सम्मान पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने संसद भवन को उद्घाटन कराने का भी ना, सुनिए मेरी बात, इस संसद भवन का उद्घाटन, अब आप बात सुनेंगे नहीं तो कैसे बात? ठीक है दीपक जी सुन लीजिए, अरुण जी की बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब देना। फिर हम घनश्याम लोधी जी के पास आते हैं, फाइनल जवाब उनसे लेंगे क्योंकि सारे सवाल फिर भारतीय जनता पार्टी के पास। जी अरुण जी, आप अपनी बात पूरी करिए। समाजवादी पार्टी नेता कर रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो हमने ये किया वो किया। नए संसद का भवन का उद्घाटन हुआ तो क्या आपको तकलीफ की बात की? क्या आपके सांसद देकर के गेट के बाहर बैठेंगे क्या? जो नए संसद, पुराने संसद भवन थे उन संसद भवन में जाने का काम नहीं करेंगे क्या? जब अगर देश के निर्माण में कोई नया काम हो रहा है तो स्वागत आपको करना चाहिए। देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आई, स्वयं भारतीय समाज पार्टी सबसे पहले बाबा साहब को साकार करने के लिए आदिवासी वोट देने का काम किया। आपकी पार्टी ने, आपके नेता पार्टी की सरकार ने, मेरी बात आप सुनिए, आपके नेता उन्होंने संसद भवन के उद्घाटन में, आपके संसद भवन के उद्घाटन में, और आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े दिख रहे हैं, आप उन्हीं का पक्ष लेते दिख रहे हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। दीपक जी आप पिछड़े दलित, दीपक जी उनको बोल लेते। दीपक जी आप जवाब देना, मेरी बात तो सुनिए, उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप जवाब देना। आपस में अगर इस तरह से साउटिंग मैच करेंगे तो फिर किसी की सुनेगा नहीं कोई। गरीब कमजोर समाज की आदिवासी महिला राष्ट्रीय उम्मीदवार थी, ISI का एजेंट ने बताया, जिसको यशवंत सिन्हा को जिसको आपने समर्थन किया उन्होंने ऐसा ISI एजेंट माननीय आपके यादव जी को कहा और आपने उसके साथ समर्थन करके आप उनको जिताने में काम करते हैं। क्या समाजवाद रहा? जो आपको अपमानित कर रहा है उनके साथ खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम आदिवासी पिछड़े दलित की बात कर रहे हैं, हम आदिवासी के साथ खड़े हो रहे हैं तो हम अपमानित हो रहे हैं। ये बातें मत कहिए। हाँ, कहीं सवाल जाति जनगणना की, कांग्रेस को समर्थन आपने किया, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की सरकार में रहते हुए नहीं करा पाए जाति जनगणना। बिहार में राजनीतिक पार्टी है, ये बहस अभी राष्ट्रपति चुनाव और संसद भवन पर नहीं है। घनश्याम सिंह लोधी, अरुण जी, घनश्याम सिंह लोधी जी से हम जवाब ले लेते हैं। घनश्याम सिंह लोधी जी, बहुत सारी बातें आपने हम तमाम सारे वक्ताओं की सुनी। इस समय 2024 की तैयारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने रेड जोन, ग्रीन जोन करके अपने एक सीटों का बंटवारा किया है। तो रेड जोन में जो सीटें हैं उसमें पूर्वांचल की बहुत सारी सीटें हैं, कुछ पश्चिम की भी हैं। तो इस रेड जोन को ग्रीन जोन करने के लिए जो आपकी कार्ययोजना है, आप किस तरीके से जाएंगे? क्या आपके पुराने जो सहयोगी हैं उनको वापस लेंगे? क्या कुछ नए दलों के साथ भी गठबंधन होगा? आप सांसद हैं, जाहिर है बहुत सारी मीटिंगों में आप शामिल रहते होंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे आप पूरी तरह से अवगत हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं कि अब जो एजेंडा है वो किस तरीके से और किस ओर जा रहा है। घनश्याम सिंह जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव,
बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़े और अब ये लड़े भी हैं। मैं समझता हूँ लोकसभा का चुनाव अभी समय है और हमारा 30 तारीख से मतलब 30 मई से लेकर 30 जून तक ये कार्यक्रम चल रहा है महान समर्थन का, और घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता या हमारे नेता जनता के बीच में जा रहे हैं और जो हमारे 9 साल की उपलब्धियां हैं, जो हमारे माननीय मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां रही हैं, वो जनता को तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम जनता के विश्वास रखते हुए एक चुनाव मैदान में जाएंगे विकास को लेकर, और मैं समझता हूँ जनता हमारे साथ है। अब विपक्ष तो अभी मैं बात सुन रहा था, हमारे दीपक जी हैं तो अभी कह भी रहे थे कि रामपुर की स्थिति बता रहे थे कुछ देर पहले। मैं समझता हूँ अब रामपुर जो हो या आजमगढ़ हो और जहाँ और भी कोई जिले रेड जोन में आते हों, तो रेड जोन पहले आते होंगे, लेकिन अब ये रेड जोन के जो जिले थे ग्रीन जोन में बदल चुके हैं, क्योंकि हमारे जनता, हमारे जो कार्यकर्ता हैं जनता के बीच में जा जाकर जो 9 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं, तो जनता उनसे प्रभावित होकर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब लोग जुड़े हैं इनसे आज की बात। और मैं समझता हूँ। ठीक है घनश्याम जी, ठीक है, हमारे पास वक्त इतना ही है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस तरह की बहस अब चुनाव होने तक जारी रहेंगी। मामला क्या है, किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।